नमस्कार। आज हम भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्वों का अध्ययन करेंगे। देखिए, जब संघीय व्यवस्था की चर्चा होती है तो वहाँ पे दो तरह की सरकारें, केंद्र और राज्य सरकार, इनसे संबंधित ही अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है? शासन शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। शासन से तात्पर्य है सरकार, और संघ के अंतर्गत दो तरह की सरकारें होती हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। भारत के संविधान के भाग 11 के अनुच्छेद 246, इस अनुच्छेद से रिलेटेड अनुसूची है 7वीं अनुसूची। देखिए, भारत के संविधान के भाग है 11, अनुच्छेद है 246 अनुच्छेद, और इससे रिलेटेड अनुसूची है 7, यानी 7वीं अनुसूची। तो इस अनुसूची के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार, इसमें विषयों का विभाजन कर दिया गया है, इसकी शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो देखिए, पहली सूची है संघ सूची, जिसमें कि 100 विषय हैं। संघ सूची के अंतर्गत कितने विषय हैं? 100। और संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? केंद्र सरकार का, यानी कि संसद का। और इसके अंतर्गत जो विषय आते हैं वो मुख्यतया कौन कौन से हैं? रक्षा, विदेशी, युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय संधि हैं, कोई अणु शक्ति से संबंधित हैं, सीमा शुल्क है, जनगणना, डाक एवं तार प्रसारण, टेलीफोन, विदेशी व्यापार। इसके अलावा परिवहन जो है, रेल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन आदि, ये सब के सब विषय जो हैं ये संघीय सूची के अंतर्गत आते हैं। दूसरी सूची की अपने बात करें तो राज्य सूची है। राज्य सूची के विषय हैं 61। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों के विधानमंडल का है, और इसके अंतर्गत जो विषय आते हैं वो लगभग राज्यों से संबंधित, यानी कि लोक सेवा, कृषि, कारागार, भू राजस्व, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्थानीय शासन, क्रय विक्रय, सिंचाई आदि से रिलेटेड विषय हैं। तीसरी सूची है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, इसके अंतर्गत विषय कितने आते हैं? 52 विषय हैं। समवर्ती सूची से तात्पर्य है जिसमें कि केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो इसके अंतर्गत जो विषय हैं शिक्षा, दीवानी और फौजदारी मामले, समाचार पत्र, वन, तो ये जो विषय हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं? समवर्ती सूची में। इसमें केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें कानून बना सकती है, लेकिन विवाद होने की स्थिति में किसका बनाया गया कानून मान्य होगा? केंद्र सरकार। इसके अलावा कुछ विषय जो है वो बच जाते हैं, यानी कि अवशिष्ट शक्तियाँ। तो अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार किसको दे दिया गया है? केंद्र सरकार को। तो देखिए, एक महत्वपूर्ण जो बात है वो ध्यान में रखने योग्य क्या है? संघ सूची के विषय कितने हैं? 100, यानी कि विषय अधिक उसको दिए गए हैं। समवर्ती सूची है, उसमें भी केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है। अवशिष्ट शक्तियां हैं, उसमें भी कानून कौन बनाता है? केंद्र। तो देखिए, केंद्र और राज्य दोनों की शक्तियां बराबर ना होकर किसको अधिक शक्ति प्रदान की गई है? केंद्र को। तो अतः भारत को केंद्रीय वर्चस्व वाला संघवाद कहा गया है। केंद्रीय वर्चस्व वाला संघवाद, यानी कि केंद्र सरकार की स्थिति वो अधिक मजबूत है। ये तो हुआ शासन शक्तियों का विभाजन। दूसरा पॉइंट अपने देखते हैं, निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका। जब दो तरह की सरकारें हैं, केंद्र और राज्य, तो इनके बीच विवाद होने संभव हैं। विवादों का समाधान करने हेतु और संघीय ढांचे की रक्षा हेतु निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका है। अब अपने अगर बात करें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की, वहाँ पे केंद्र सरकार की न्याय प्रणाली अलग है, जबकि राज्यों की अपनी अलग न्याय प्रणाली है। भारत की बात करें अपने, तो यहाँ पे एकल न्याय व्यवस्था है। एकल न्याय व्यवस्था ये संघात्मक लक्षण ना होकर एकात्मक लक्षण है यहाँ, यानी कि एकल संगठित न्याय व्यवस्था है। यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय सबसे
भारत की न्याय व्यवस्था के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय है वो सबसे ऊपर स्थित न्यायालय है और उच्च न्यायालय इसके अंडर में आते हैं। उच्च न्यायालय से नीचे जिला अदालतें हैं और फिर अधीनस्थ न्यायालय हैं। तो ये जो लक्षण है जो कि संगठित न्याय व्यवस्था का है, ये एकात्मक लक्षण है। अब अपनी बात करें संविधान की। देखिए, संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका में क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका में वहाँ का जो संघ है और इकाइयाँ यानी कि राज्य, दोनों के लिए अलग अलग संविधान हैं। तो ये एक संघात्मक लक्षण है, अलग अलग संविधान का होना। जबकि भारत में एक ही संविधान है, राज्यों के लिए अलग से संविधान नहीं है, संपूर्ण भारत के लिए एक ही संविधान है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए, एकल नागरिकता। यूएसए की बात करें अगर अपने, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, यहाँ पे नागरिकों को दोहरी नागरिकता हासिल है, यानी कि संघ की नागरिकता अलग और राज्यों की अलग। जबकि हमारे देश में नागरिकों को सिर्फ एकल नागरिकता प्राप्त है, भारत की राज्यों की अलग से नागरिकता प्राप्त नहीं है। इसके अलावा केंद्रीय व्यवस्थापिका यानी कि संसद की बात करें तो यहाँ पे राज्यों का सदन है राज्यसभा। भारत एक संघ है, यह राज्यों से मिलकर बनता है, अतः संसद में राज्यों को प्रतिनिधित्व देने के लिए राज्यसभा, दूसरा सदन जो है वो उसकी स्थापना की गई है। यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ पे जो राज्यसभा, जैसे हमारे देश में राज्यसभा है, वहाँ पे सीनेट, उच्च सदन को सीनेट कहा जाता है। सीनेट में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व है, यानी कि हर राज्य से, राज्य वहाँ पे 50 हैं, 50 राज्यों से 2-2 प्रतिनिधि सीनेट में नियुक्त हैं। जबकि भारत में हर राज्य से प्रतिनिधियों की संख्या जो है वो अलग अलग है जनसंख्या के अनुपात में। देखिए, यूपी की बात करें तो यहाँ पे 31 सदस्य जो हैं वो राज्यसभा में आते हैं। राजस्थान से 10 ही हैं। गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ से सिर्फ एक प्रतिनिधि जो है वो राज्यसभा में नियुक्त है। तो यहाँ पे जो व्यवस्था है वो जनसंख्या के अनुपात में है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए, राज्यपाल का पद। राज्यपाल जो है वो राज्यों में नियुक्त है, लेकिन उसकी नियुक्ति किसने की है? केंद्र सरकार ने, राष्ट्रपति ने। तो ये केंद्र का प्रतिनिधि है, जबकि कार्य कहाँ कर रहे हैं ये? राज्यों में। तो राज्यपाल का पद सदा से ही विवाद का मुद्दा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए, एकात्मकता का प्रभुत्व। भारत में जो संघवाद है वो एकात्मकता की ओर झुका हुआ है, यानी कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों की अपेक्षा मजबूत स्थिति में है। अगर अपने आपात शक्तियों की बात करें, आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत क्या है? राष्ट्रपति के अधीन जो है वो शासन व्यवस्था चलती है। अनुच्छेद 352 इसके अंतर्गत युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में यदि भारत की सुरक्षा खतरे में हो तो आपातकाल जो है वो भारत के, संपूर्ण भारत में या भारत के किसी एक हिस्से में लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत 356 अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों में संवैधानिक तंत्र यदि विफल हो जाए तो राज्यों में आपातकाल लागू किया जा सकता है, जिसे कि राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। और अब तक इसका 100 से अधिक बार उपयोग किया जा चुका है, यानी कि दुरुपयोग इसका अधिक हुआ है। जब केंद्र में अलग दल की सरकार होती है, राज्यों में अलग दल की सरकारें होती हैं, तो इसके दुरुपयोग की संभावना बढ़ जाती है। बिहार, पंजाब में अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन जो है लागू किया जा चुका है। अनुच्छेद 360 जो है, जब भारत में वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाए तब अनुच्छेद 360 के अंतर्गत
आपातकाल लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए लोक सेवाओं का विभाजन की अगर बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इसके प्रशासनिक अधिकारी अलग अलग हैं। केंद्र सरकार के अपने प्रशासनिक अधिकारी हैं, जबकि राज्य सरकारों के अपने प्रशासनिक अधिकारी हैं। भारत की बात करें तो यहाँ पे लोक सेवाओं का विभाजन नहीं है। अखिल भारतीय सेवाएं जो हैं वो यूपीएससी के द्वारा आयोजित की जाती हैं, केंद्र के द्वारा, जबकि उनका जो नियोजन है वो राज्यों में है। इसके अलावा देखिए राज्यों को पृथक होने का अधिकार भी नहीं है भारतीय संघ के अंतर्गत। तो इन सारे लक्षणों को यदि देखें तो इससे निष्कर्ष यही निकलता है कि भारत जो है उसमें केंद्र सरकार को राज्यों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली बताया गया है। यही कारण है कि के.सी. वेयर ने इसे अर्ध संघीय कहा है। ग्रैनविले ऑस्टिन ने इसे सहयोगी संघवाद की संज्ञा दी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने इसे कठोर संघीय ढांचा मानने से इनकार किया है और मॉरिस जोन्स ने इसे सौदेबाजी वाला संघवाद बताया है। धन्यवाद।